गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग की क्लास है कल्टीवेशन ऑफ पॉइंटेड गार्ड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परवल की खेती। इसके पहले हम बात किए थे कल्टीवेशन ऑफ बॉटल गार्ड, जिसको हिंदी में बोलते थे लौकी की खेती। लौकी की खेती के बारे में बारी बारी से हम सारी चीज़ें जान लिए थे अच्छे से। अब हम बात करेंगे परवल के बारे में, यानी कि परवल की खेती के बारे में A to Z बात करेंगे हम। अब ठीक उसी प्रकार स्टार्ट करेंगे जैसे हम लौकी की खेती में स्टार्ट किए थे, या फिर अन्य फसलों में जैसे हम स्टार्ट करते हैं बॉटनिकल नेम से, यानी कि वैज्ञानिक नाम से भी हम शुरुआत करते हैं। चलिए यहाँ भी हम स्टार्ट करते हैं। इसमें है बॉटनिकल नेम ट्राइकोसैंथस डायोसिया। क्या है? ट्राइकोसैंथस डायोसिया। स्पेलिंग है TRICOSANTHES। ठीक, और डाइकोसिया में है DIOICA। ये हो गया आपका बॉटनिकल नेम, यानी वैज्ञानिक नाम हो गया। अब नेक्स्ट आती है बात फैमिली की। तो फैमिली है कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी की स्पेलिंग हो जाएगी CUCURBITACEAE, कुकुरबिटेसी। अब बात आती है नेक्स्ट CN की, यानी कि क्रोमोसोम नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र संख्या। तो वो है 2n=22। अब बात कर लेते हैं ओरिजिन की। तो इसका भारत ही जो है जन्म स्थान माना जाता है। उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत ही माना जाता है, भारत ही है। अब क्लाइमेट की बात करें तो गर्म एवं नम या आर्द्र जो है इसकी जलवायु होनी चाहिए। अब बात आती है सॉइल की। तो पहली बात तो परवल की खेती लगभग सभी प्रकार की भूमियों में किया जा सकता है, सभी प्रकार की मृदाओं में किया जा सकता है, लेकिन जो इसके लिए उचित यानी उपयुक्त भूमि मानी जाती है, उचित जल निकास वाली रेतीली दोमट मृदा जो होती है, इसके लिए अच्छी मानी जाती है परवल की खेती के लिए। अब बात करते हैं उन्नतशील वैरायटीज की, यानी कि इम्प्रूव्ड वैरायटी की परवल खेती में कौन कौन सी है। सबसे सरल है, आपको याद करना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप याद कर लीजिए फैजाबाद परवल। परवल की खेती की बात कर रहे हैं, परवल की किस्म की बात आ रही है, तो आपको आगे फैजाबाद लगा देना है। फैजाबाद परवल 1 2 3 4 5, यानी कि फैजाबाद परवल 1, फैजाबाद परवल 2, फैजाबाद परवल 3, फैजाबाद परवल 4, फैजाबाद परवल 5। ये पांचों ही वैरायटी परवल की ही है। और नेक्स्ट है राजेंद्र परवल 1, राजेंद्र परवल 2। आप दो नाम याद कर लीजिए, एक फैजाबाद एक राजेंद्र। फैजाबाद के आगे परवल लगा देना है और राजेंद्र के आगे भी परवल लगा देना है। फैजाबाद परवल 1, फैजाबाद परवल 2, फैजाबाद परवल 3, फैजाबाद परवल 4, फैजाबाद परवल 5, कॉमा राजेंद्र परवल 1, राजेंद्र परवल 2। ये सब क्या है? वैरायटी है। और है अलग स्वर्ण अलौकिक स्वर्ण रेखा। स्वर्ण भी याद कर लीजिए, फैजाबाद याद कर लीजिए, और जो है राजेंद्र याद कर लीजिए। आप भूलेंगे नहीं बिल्कुल। अगर हम कह रहे हैं कि स्वर्ण अलौकिक स्वर्ण रेखा भूल रहे हैं, तो फैजाबाद परवल तो बिल्कुल भूलेंगे ही नहीं। ठीक, और राजेंद्र परवल भी ना भूलिए। ठीक, अब बात आती है संकर किस्म की, यानी हाइब्रिड वैरायटी। परवल की संकर किस्म कौन कौन सी हैं? वो है CHES संकर 1, CHES संकर 2। क्या है? CHES संकर 1, CHES संकर 2। ये क्या है? हाइब्रिड वैरायटीज है। और है नरेंद्र परवल 206, नरेंद्र परवल 207, और है नरेंद्र 604। ये सब क्या है? संकर किस्म है, संकर वैरायटी है, संकर हाइब्रिड वैरायटी यानी संकर प्रजाति है परवल की। CHES संकर 1, CHES संकर 2, नरेंद्र परवल 206, नरेंद्र परवल 207, नरेंद्र 604। ये सब क्या है? हाइब्रिड वैरायटी है, संकर किस्म है, किसकी? परवल की है। अब बात आती है प्रिपरेशन ऑफ लैंड। तो जो परवल की खेती के लिए आप खेत की तैयारी करेंगे, तो सबसे पहले आप जान लीजिए गर्मियों में परवल की खेत में, जिसमें परवल की फसल आपको लेना है, उसमें क्या करना है? आपको एक गहरी जुताई करके आपको छोड़ देना है। परवल की जो खेत जिसमें आपको क्रॉप लेनी है, फसल लेनी है, उस खेत में क्या करेंगे? गर्मियों में बिल्कुल इसको जुता के, एक गहरी जुताई करवा के छोड़ देंगे, खेत खुला छोड़ देंगे, जिससे उनमें जो भी कीट पतंगे या जो भी रोग दीमक वगैरह लगा है, वो धूप लगने से खत्म हो जाए, मर जाएगा। उसके बाद जब हम परवल की बुआई करनी हो हमें, उसमें जो है गोबर खाद वगैरह पहले डाल के अच्छे से मिला दें, फिर जुताई करें। अब इसमें क्या करना है? पहले जुताई आपको मिट्टी पलट हल से करने के बाद
3 से 4 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करके आपको पाटा लगा देना है, बस इतना ही करना है। ठीक, ये हो जाएगी खेत की तैयारी। अब बात आती है कि जो है परवल उगाने की विधियां, यानी प्रवर्धन, परवल कहाँ से कैसे प्रसारित होता है। तो देखिए बात करते हैं हम, परवल का जो प्रसारित होता है, प्रबंधन होता है, वो बीज द्वारा भी होता है, जड़ द्वारा भी होता है और लताओं द्वारा भी होता है। लताओं बोले लच्छी द्वारा। ठीक, जड़ बीज द्वारा कैसे होता है, जब परवल पक जाता है तो उसका बीज निकाल के हम क्या करते हैं, रेतदार क्यारी में जो है उसकी हम नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद हम कहीं पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, पके फलों से बीज निकालकर क्या करते हैं, पके फलों से बीज निकालकर सर्वप्रथम इन्हें बालूदार नर्सरी क्यारियों में बुआई कर पौध तैयार कर लेते हैं तथा 2-3 महीने पुराने पौध को तैयार खेत में शाम के समय रुपाई कर देनी चाहिए। क्या कह रहे हैं कि जो पका बीज है परवल का, उससे बीज निकालेंगे और जहां बालूदार यानी कि जो क्यारी होगी ना उसमें बालू भी होगी, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसकी नर्सरी डाल देंगे। फिर जो पौध निकलेगा वो जब हम इसकी रुपाई कब करेंगे, जब ये पौध 2 से 3 महीना पुराना हो जाए, यानी नर्सरी आपकी 2 से 3 महीने की नर्सरी हो जाए, फिर हम इसको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं, यानी कि इसकी बुआई कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है नर पौधों की संख्या ज्यादा हो जाती है, मादा की कम। आपको पता है नर पौधों से फूल फल जो है, फल मतलब हमारा प्रोडक्शन जो परवल होगा वो हमें प्राप्त नहीं होगा, ज्यादा हमें मादा पौधे से ही फल हमें प्राप्त होगा, प्रोडक्शन हमारा मादा पौधे से ही होना है। इस वजह से ये विधि बहुत सक्सेस नहीं है, इसको बहुत कम ही अपनाते हैं। अब नेक्स्ट आती है बात जड़ों द्वारा। अब इसमें क्या करते हैं, देखिएगा इस विधि में जड़ों के साथ क्या करते हैं, इस विधि में जड़ों के साथ तना का 1 या 2 इंच भाग जिस पर 5 से 6 गांठें हम लगाते हैं। क्या करते हैं, जड़ों के साथ तना का 1 या 2 इंच भाग जिस पर 5 से 6 गांठें हो, ऐसा तना लेंगे। पहली बात तो कितना हो, 1 या 2 इंच भाग हो जिस पर 5 से 6 गांठें हो, उसको लगाते हैं। इस विधि में पौध जल्द बढ़ते हैं, इस विधि में पौध तो बहुत जल्दी से बढ़ते हैं, परंतु कठिनाई यह है कि बड़े पैमाने पर परवल की रोपाई हेतु बड़े पैमाने पर परवल की रोपाई हेतु अत्यधिक संख्या में जड़ वाली कलमों का उपलब्ध होना एक प्रमुख समस्या है। जो जड़ वाली मतलब क्या है इसमें, जड़ वाली कलमों का उपलब्ध होना, हाँ जो कलम होगी ना आपकी, बहुत समस्या, बहुत मुश्किल होता है कि 5 से 6 गांठ वाली आपको कलम मिले और इससे हम जड़ तैयार कर पाए या पौधा तैयार कर पाए, ये भी एक समस्या है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है लताओं लच्छी द्वारा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इस विधि में साल भर पुरानी लताएं जो 1 साल की लता हो जाती है, यानी पौध हो जाता है, पौध को ही लता बोलते हैं जो पूरा फैला होता है। ठीक, इस विधि में साल भर पुरानी लताएं जिनकी लंबाई कम से कम 120 से 1.5 सेंटीमीटर, वो लता जो 120 से 150 सेंटीमीटर हो उसे लच्छी बनाकर रोपते हैं, कहीं कहीं 2 लच्छी, कहीं कहीं लच्छी का दोनों किनारा जमीन से ऊपर रखते हैं और बीच का हिस्सा मिट्टी में दबा देते हैं। कहने का मतलब आपका है जो 1 साल पुरानी हो जाए लता या पौधा, उसे क्या करना है आपको, वो कम से कम उसकी लंबाई 120 से 150 सेंटीमीटर हो, और उसको करना क्या है, ये मान लीजिए आपकी क्या है, ये पूरा आपका पौधा है। ठीक, अब इसको जमीन से यहाँ से जमीन से ऊपर कर देंगे और यहाँ पे आपको जमीन में कहीं कहीं दबा देना है। ठीक, बीच बीच का हिस्सा जमीन में दबा देना है। जमीन में दबाने से क्या होगा कि इसमें जड़ निकल आएगी। भाई यहाँ से जहां से जमीन में आपको दबाएंगे ना, यहाँ से आपकी जड़ निकल जाएगी। जड़ निकलने के बाद ये अलग पौधा तैयार हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। ठीक, समझ रहे ना मेरी बात। तो ये पौधा इस तरह से तैयार होके हम इसकी परवल की खेती कर सकते हैं और ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है और यही ज्यादातर हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसे ही किया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं सोविंग टाइम की, यानी कि बुआई की विधि, बुआई का टाइम जो है आपका मैदानी क्षेत्रों में मध्य जुलाई से अक्टूबर है और वही दियारा क्षेत्र बोले तो
नदियों के किनारे पर जो है इसकी बुआई सितंबर से अक्टूबर में करते हैं। वही कहने का मतलब है अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर या जो है जुलाई से लेकर अक्टूबर तक करते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी बुआई का समय। अब बात करते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर की, यानी कि खाद एवं उर्वरक की। तो खाद एवं उर्वरक की बात करें तो पहला आता है FYM, जिसको हम गोबर की खाद बोलते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर। क्या बोलते हैं? फार्म यार्ड मैन्योर। अब इसको कितनी मात्रा में चाहिए खाद गोबर की? 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद चाहिए। और वही बात करते हैं NPK की, तो 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस और 40 ही किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटास की मात्रा चाहिए होगी परवल की फसल लेने के लिए, या परवल की अच्छी क्रॉप, अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए इतना हमें करना होगा। अब बात करते हैं सिंचाई की। तो पहली बात तो जो खरीफ के टाइम की जो परवल होगा उसमें सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता होती नहीं, लेकिन जो फरवरी से जून के बीच में जो हम क्रॉप लेते हैं उसमें कम से कम 15-20 सिंचाई आपको करनी पड़ती है, क्योंकि उस टाइम जो होती है बारिश वगैरह ज्यादा होता नहीं और नमी की मात्रा भी जो है आपको खेत में बराबर बनाए रखना है। क्योंकि फूल एवं फल आने के समय, क्या कह रहा है, क्योंकि फूल एवं फल आने के टाइम आपको नमी, ज्यादा नमी की आवश्यकता होती है। जब पौधे में फूल या फल आ रहे हो तब आपको ज्यादा से ज्यादा नमी रखना है, तो फिर हमें सिंचाई ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें खेत को सूखने नहीं देना है, अदरवाइज हमारे उत्पादन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन घटेगा। ठीक, अब नेक्स्ट आती है प्रूनिंग ऑफ वाइन्स, यानी कि जो लताएं हैं ना उनकी काट छाट करनी है। परवल की फल, यानी कि देखिए क्या लिखा पहले देखते हैं। परवल की फल पूरी होने के उपरांत, परवल की फल पूरी होने के बाद लताओं की काट छाट करना नितांत आवश्यक कार्य है। यानी कि जब हमारी परवल की तुड़ाई हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए, तो हमें इसकी कटाई छटाई करना बहुत जरूरी है। अतः अक्टूबर नवंबर में लताओं की काट छाट करनी चाहिए। ठीक है, कब करनी चाहिए? जब हम ये अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे हमें इसकी कटाई छटाई करनी चाहिए, जिनमें लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबे तने का भाग छोड़ देते हैं। जो हमें काट छाट इतना करना है कि 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी लताएं हमारी बची रहें, उससे छोटी ना होने पाए। मान लीजिए ये लता है आपकी कितनी, 120 सेंटीमीटर, ठीक, और इसकी हमें कटाई करनी है, तो ये हमारा 30 या 25 या 20 सेंटीमीटर अवश्य बचा होना चाहिए, बाकी इतना हमें उड़ा देना है, यानी काट देना है, काट छाट के साफ कर देना है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका लताओं की काट छाट। अब बात करते हैं सीड रेट की। तो सीड रेट की बात करें तो इसमें देखिए क्या लिखा है, सितंबर से अक्टूबर में 1.5 मीटर लंबी कलमें खेत में लगाई जाती हैं। कितनी? 1.5 मीटर कलमें लगाई जाती हैं। कब? सितंबर अक्टूबर में। प्रति हेक्टेयर 4 से 5,000 कलमें पर्याप्त है। एक हेक्टेयर के लिए 4 से 5,000 कलम की आवश्यकता होगी। कलमों की रोपाई करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 15 से 20 मादा पौध के बीच कम से कम एक नर पौधा अवश्य होना चाहिए। जो आप कलम, मान लीजिए कलम द्वारा लगा रहे हैं, तो आपको 15 से 20 कलम के बीच में एक नर पौधा यानी कलम होना अति आवश्यक है। ठीक, इसके फूल आते ही नर व मादा पौधों को चिन्हित कर देना चाहिए। जब दोनों के फूल आए, नर और मादा, तो दोनों के फूल थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा, तुरंत आपको चिन्हित कर देना है कि ये नर पौधा है और ये मादा पौधा है, क्योंकि बाद में हमें फिर से क्रॉप लेनी है ना, तो फिर चिन्हित करना बहुत जरूरी है। देखिए, जिससे कलमें काटने में सुविधा रहे। हाँ, वही मैं बताया कि बात के लिए में आराम रहे कि ये नर है ये मादा है, तो क्योंकि मान लो फूल है तो पता चल रहा है, बाद में जब क्रॉप ले ली गई, अब हमें क्या करना है, इसको कलम छाटना है, तो फिर क्या करेंगे, भूल जाएंगे कौन सी नर है कौन सी मादा है, तो चिन्हित करना हमें अति आवश्यक है। हाँ, फिर क्या है, इसके फूल आते ही नर व मादा पौधों को चिन्हित कर देना चाहिए, जिससे कलमें काटने में सुविधा रहे। मादा फूल नर फूल की तुलना में छोटे होते हैं। जो मादा फूल होगा ना, वो नर फूल की कंपेरिजन क्या होगा, छोटा होगा। और निचला भाग फूला हुआ होता है, और मादा फूल का जो निचला भाग होता है वो फूला हुआ होता है, जो रोएदार एवं सफेद रंग का होता है। कैसे होता है, रोएदार होता है, सफेद रंग का होता है। जबकि नर फूल का निचला भाग लंबा होता है। जो नर फूल का निचला भाग है लंबा होगा, और मादा का फूला हुआ होता है। मादा फूल के नीचे फूले हुए भाग में गर्भाशय स्थित होता है।
जो मादा फूल है उसके जो नीचे फूला हुआ भाग होता है ना, उसमें गर्भाशय यानी ओवरी होता है। ठीक है, फिर से एक बार से इसको हम पढ़ते हैं ठीक से। सितंबर अक्टूबर में 1.5 मीटर लंबी कलमें खेत में लगाई जाती हैं। प्रति हेक्टेयर 4 से 5 हजार कलमें पर्याप्त हैं। कलमों की रोपाई करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 15 से 20 मादा पौधों के बीच कम से कम एक नर पौधा अवश्य होना चाहिए। इसके फूल आते ही नर व मादा पौधों को चिन्हित कर देना चाहिए, जिससे कलमें काटने में सुविधा रहे। मादा फूल नर फूल की तुलना में छोटे होते हैं और निचला भाग फूला हुआ होता है, जो रोएदार एवं सफेद रंग का होता है, जबकि नर फूल का निचला भाग लंबा होता है। मादा फूल के नीचे फूले हुए भाग में ओवरी स्थित होता है, यानी गर्भाशय स्थित होता है। कहने का मतलब ये है, इसकी जो है हाँ, जब हम इसकी कलम लगाते हैं सितंबर अक्टूबर में, तो 1.5 मीटर लंबी होनी चाहिए कम से कम। और जब जो भी कलम हो 15 से 20 और 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 हजार कलम की आवश्यकता होगी। और जब लगाएं तो 15 से 20 कलम के बीच में कम से कम एक नर कलम होना आवश्यक है। ठीक है, और जब ये दोनों में फूल निकले, नर और मादा के जब फूल निकलते हैं, तो क्या करना है, इसको हमें चिन्हित करके निशान लगा देना है कि हमें एरो, हाँ ये नर है ये मादा है। उसके बाद क्या होगा, जिससे हमें बाद में कलम काटने में असुविधा ना हो। और जो है इसकी पहचान क्या है, जो मादा फूल होगा नर फूल की कंपेरिजन छोटा होगा, नर फूल जो होगा बड़ा होगा और मादा फूल छोटा होगा। और एक अच्छी वो है कि जो मादा फूल होगा ना, वो नीचे से फूला हुआ होगा और जो रोएदार सफेद रंग का होगा। और वहीं नर फूल की बात करें तो वो उसका निचला भाग जो होगा वो लंबा होगा, और जो मादा फूल का निचला भाग है, फूला हुआ भाग है, उसमें क्या होती है, गर्भाशय स्थित होता है, यानी ओवरी होता है। ठीक, ये इसकी पहचान है। अब हम बात करेंगे इसके बाद, ये फैमिली हो गया, वर्टिकल नेम हो गया, सियाना हो गया, ओरिजिन, क्लाइमेट, सॉइल, सारी चीजें हो गई। अब फिर से एक बार देखते हैं, वर्टिकल नेम हो गया, फैमिली, सीएन, ओरिजिन, क्लाइमेट, सॉइल, वैरायटीज मैंने आपको बताया सबसे अच्छा आसान तरीका है फैजाबाद 1, फैजाबाद परवल 1 2 3 4 5। ठीक, राजन परवल 1 2। और क्या स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण, अलौकिक है, ये सब क्या है, संकर किस्म, सॉरी ये उन्नतशील किस्म है। और वही हाइब्रिड की बात करें हम तो जो CH संकर 1 2, नरेंद्र परवल 206 207 और वहीं नरेंद्र 604, ये संकर प्रजाति हैं। और तैयारी कैसे खेती करनी है मैंने आपको बताया कि गर्मियों में इसकी गहरी जुताई करके खेत को छोड़ देना है। उसके बाद इसमें जो भी कीट पतंगे रोग व्याधि आकर होंगे तो खत्म हो जाएंगे धूप लगने से, या कमी तो देखने को मिलेगी। फिर जब हमें बुआई करनी है तो फिर क्या करना है, फसल लेनी हो तो हमें क्या करना है, आपको जो है पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करने के बाद 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर्स करने के बाद पाटा अवश्य लगा देना कि वो ढेले नहीं होनी चाहिए खेत में, इसलिए पाटा लगाना है। पाटा लगाने से खेत समतल हो जाएगा, मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक, अब जो इसकी उगाने की विधियां हैं, बीज द्वारा है, जड़ द्वारा है, लता द्वारा है, मैंने तीनों पे बात करी है। ठीक है, अब इसकी समय क्या है भी बताया मैंने, फर्टिलाइजर क्या है, इरिगेशन कितनी आवश्यकता होगी सिंचाई की, और लताओं की काट छाट कब करनी है, और सीड रेट क्या है। ठीक है, इस बात पे बात हो गई। अब हम बात करते हैं कीट एवं रोग की, आइए देखते हैं। देखिए, बात कर रहे थे, नेक्स्ट आता है वीड कंट्रोल। ठीक, कीट और रोग के पहले आता है वीड कंट्रोल यानी कि खरपतवार नियंत्रण। देखिए क्या लिखा है, परवल की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं। क्या उगाते हैं, अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि से नमी एवं पोषक तत्वों को लेते हैं, जो भूमि से हमारे नमी और पोषक तत्व को खींच लेते हैं। क्या, खरपतवार, जिसके फलस्वरूप पौधे के विकास एवं बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब नमी और पोषक तत्व खरपतवार ले लेगा तो हमारी फसलों को क्या मिलेगा, फिर उसके वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी कि बुरा असर पड़ेगा। इसलिए पौधों की जड़ों के समीप, कहां पे, पौधों की जड़ के समीप हमें निराई गुड़ाई करना अति आवश्यक है। और
निराई गुड़ाई से फायदा और है कि हवा का, वायु का संचार भी होने लगेगा। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा फिर से। परवल की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि से नमी एवं पोषक तत्वों को लेते हैं, जिसके फलस्वरूप पौधे के विकास एवं बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए पौधों की जड़ों के समीप निराई गुड़ाई कर देने से खरपतवार से छुटकारा मिल जाता है और भूमि में वायु संचार हो पाता है। ठीक है, वही चीज कि जब खरपतवार उगाएंगे फिर क्या होंगे, और खरपतवार जो होते हैं नमी और पोषक तत्व को बहुत तेजी से खींचते हैं, फसल की कंपेरिजन बहुत ज्यादा उनकी कैपेसिटी होती है। फिर पौधे जो होंगे, जो हमारे लगाए हुए पौधे से हमें, जो हमारी मेन फसल है, फिर उनमें जब नमी और पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा फिर क्या होंगे, वो बेकार होंगे और उनकी बढ़वार और विकास में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए हमें निराई गुड़ाई करना पड़ेगा जिससे खरपतवार से छुटकारा मिले। और कहाँ पे, जड़ के समीप, आसपास, क्योंकि हमें जड़ में ही सारी कुछ नमी और पोषक तत्व चाहिए होती है। ठीक, फिर उससे क्या होगा, खरपतवार हट जाएगा और वायु का संचार भी बढ़ जाएगा, जो मिट्टी में जाने लगेगा, हवा का संचार होने लगेगा। क्योंकि जब खरपतवार रहेगा तो वो जकड़े रहेगा तो उसमें हवा भी नहीं जा पाएगी और जो नमी और पोषक तत्व है उसको भी वो ग्रहण कर लेगा। ठीक है, अब बात आती है इंसेक्ट कंट्रोल यानी कि कीट नियंत्रण की। सेम इसमें भी है लाल रंग की कीट, जिसको बोलते हैं ललड़ी, और इंग्लिश में बोलते हैं रेड पंपकिन बीटल। ये क्या करते हैं, मैं बार बार बताया हूँ। पहली बात तो ये 5 से 8 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और ये लाल रंग के होते हैं। तो जो बीज के अंकुरण के तुरंत बाद, जो बीज के जर्मिनेशन के तुरंत बाद क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। ये पत्तियों के बीज के भाग को खाते हैं। क्या करते हैं, पत्तियों के बीज के भाग को खाते हैं और बीज पत्तियां जो होती छलनी हो जाती है। ठीक, इससे जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित होती है, जिसकी वजह से हमारे पौधों की वृद्धि विकास में बाधा उत्पन्न होती है और हमारा फल जो होता है, प्रोडक्शन जो होता है वो कम होता है, हमारा नुकसान होता है। अब इसके कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, मैं बताया था ललड़ी के लिए या लाल भृंग कीट के लिए या रेड पंपकिन बीटल के लिए सबसे अच्छा तरीका है, सूर्य उदय होने के पहले, सुबह के टाइम सूर्य उदय होने के पहले ललड़ी सुस्त पड़ी रहती हैं, उनको क्या करेंगे, हम पकड़ के मार देंगे। या फिर दवा जो है डाइमेक्रॉन या निवान का छिड़काव 3 ml 10 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दें खेत में, ठीक, फसल में। या फिर दूसरी दवा है सेविन 0.02% का घोल हम फसलों पर छिड़काव करेंगे। इससे क्या होगा, हमें लाल रंग कीट से छुटकारा मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फ्रूट फ्लाई, जिसको हिंदी में बोलते हैं फल मक्खी। ये क्या करता है, ये मैं पहले ही बताया था कि जो फल होगा उसके जो छिलके होंगे उनमें क्या होगा, निचली सतह पर अंडे देगा। फिर यही अंडे से सूंडियां निकलती हैं, जो सूंडियां फल में छिद्र करती हैं और अंदर फलों में प्रवेश कर जाती हैं। फिर अंदर के फलों के अंदर जो गूदे होते हैं उनको खाती हैं, जिसकी वजह से फल सड़ जाते हैं और फल सड़कर गिरने लगते हैं। अब जब फल ही सड़ जाएगा तो हमारा प्रोडक्शन उत्पादन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, हमारी उपज दर घटेगी, हमारा नुकसान होगा। फिर इसका कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। फिर क्या करेंगे, पहला उपचार क्या है, इन्फेक्टेड फलों को यानी कि क्षतिग्रस्त फलों को हमें तोड़कर नष्ट कर देना है, बेकार फेंक देना है। ठीक, और दूसरा क्या है, दवा अगर यूज करते हैं तो मेलाथियान 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। और एक दवा है थायोडान 0.005% का हमें छिड़काव करना है। ठीक है, ये दवाएं हम अलग अलग बता रहे हैं, पिछली क्रॉप में दूसरी बताए थे, अब इसमें दूसरी बताए, क्योंकि अब 2-3 दवाओं का नाम आप जान जाएंगे इजीली। ठीक है, अब बात आती है डिजीज कंट्रोल की यानी कि रोग नियंत्रण की। तो इसमें भी जो है पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू भी लगता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू में पहले ही बताया था आपको, जो है इस रोग से ग्रसित पत्ती जो होती हैं उस पे पत्तियों की निचली सतह पर, जो पुरानी पत्ती होंगी उनकी निचली सतह पर, ये देखिए मैं लिखा नहीं हूँ, निचली सतह पर होना चाहिए पहले, छोटे छोटे सफेद रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं जो बाद में संख्या और आकार में वृद्धि करते हैं। एक टाइम ऐसा आता है पूरी पत्ती जो होती है सफेद रंग की हो जाती है। ठीक, और ये ज्यादा प्रकोप होने पर पूरे पौधे पर भी, पूरे पौधे ही सफेद हो जाते हैं। लेकिन अब इससे क्या होगा, जब पौधे की सामान्य बढ़वार रुक जाएगी, फिर हमारा पौधा पीला पड़ने लगेगा, पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी, फिर पौधे हमारे डैमेज हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसका कंट्रोल कैसे करेंगे, रोगग्रस्त पौधे उखाड़ कर नष्ट कर देंगे। और फिर जो दवा है केराथिन 0.03% का प्रति हफ्ते या प्रति सप्ताह या प्रति वीक हमें स्प्रे करना है फसलों पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोजैक रोग। यह भी खतरनाक रोग है, यह वायरस के कारण होता है।
रोगग्रस्त पत्तियां झुर्रीदार, छोटी तथा नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। आप देखते होंगे जो पत्तियां एकदम कटीली हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं नीचे की तरफ, वो क्या होता है, ये मोज़ेक रोग की वजह से ही होता है। रोगी पौधे के तने का रंग हरा एवं पीला हो जाता है। कैसे हो जाता है, हरा एवं पीला पीला हो जाता है। रोगग्रस्त फल सफेद और आकार में छोटे हो जाते हैं, ये इसकी अच्छी पहचान है। अगर ऐसा होता है तो आप जान लीजिए कि मोज़ेक रोग का आक्रमण हमारी फसल या क्रॉप या पौधों पर होने लगा है। अब इसका कंट्रोल कैसे करेंगे, रोगी पौधा या रोगग्रस्त पौधा जो है आप उसको क्या करेंगे, उखाड़कर नष्ट कर देंगे। ठीक। अब दूसरा क्या है, रोगर नामक दवा आती है। रासायनिक कंट्रोल में क्या है, रोगर नामक दवा आती है जो 0.03% की घोल का छिड़काव हम 15 दिन के अंतर पर कर देते हैं फसलों पर, जिससे हमें मोज़ेक रोग से कंट्रोल मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा, निजात मिल जाएगी। ठीक। अब बात आती है सूत्रकृमि, जिसको इंग्लिश बोलते हैं नीमोटोड, NEMOTODE, नीमोटोड। इसके प्रकोप से क्या होता है, जड़ों पर छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं, हो जाती हैं, जिसकी वजह से पत्तियां छोटी और पीली होकर हो जाती है। इसका मुख्य लक्षण है, मतलब इसकी जो पहचान है क्या है, पत्तियां छोटी और पीली पड़ जाती हैं, इसका मुख्य लक्षण है। अगर ऐसा होता है तो जान लीजिए आप कि सूत्रकृमि या नीमोटोड का प्रकोप हो गया है हमारी फसलों पर। जड़ पर क्या होता है, छोटी छोटी ग्रंथियां बन जाती हैं। ठीक। अब कंट्रोल कैसे करेंगे, जो रोगग्रस्त पौधे हैं उनको जड़ सहित उखाड़कर हमें नष्ट कर देना है। ऐसा नहीं फल उखाड़े और जड़ नीचे रहेगी, क्योंकि हमारा इन्फेक्टर तो जड़ है, तो जड़ सहित हमें निकालकर फेंक देना है या उखाड़कर नष्ट कर देना है। ठीक। दूसरा क्या है, इसमें क्या करना है, नीम की खली या फिर लकड़ी का बुरादा 3 सप्ताह पहले, यानी कि 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से 3 सप्ताह पहले क्या करना है, खेत में डालना हमें अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि नीम की खली या लकड़ी का बुरादा डालने से हमारी जो खेत की मिट्टी है वो क्या होगी, अच्छी हो जाएगी, उसमें फिर जो होगा सूत्रकृमि का प्रकोप कम होगा। ठीक। तीसरा क्या है, परवल खेती गेंदा फूल के साथ फसल चक्र करें, यानी कि गेंदा फूल के साथ हमें इस क्रॉप का फसल चक्र अपनाना है। नेक्स्ट आता है इसमें रासायनिक कंट्रोल क्या है, कार्बोफ्यूरान या फोरेट को 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर भूमि में मिलाएं, या फिर 3 किलोग्राम फोरेट या कार्बोफ्यूरान लेंगे, उसमें 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करेंगे। सबसे अच्छा यही है कि आप जो है सीड ट्रीटमेंट या बीज शोधन करें। किस चीज से, कार्बोफ्यूरान या फोरेट से। कितना लेंगे, 3 किलोग्राम में 3 ग्राम फोरेट या कार्बोफ्यूरान होगा और उसमें 1 किलोग्राम बीज आसानी से उपचारित हो जाएगा। ठीक। ये सबसे अच्छा तरीका है। अब नेक्स्ट आता है फल सड़न रोग। फल सड़न रोग नाम से क्लियर है कि फल सड़ जाता है। देखिए क्या लिखा है, यह रोग खेत तथा भंडारण में कहीं भी लग सकता है। यह रोग आप चाहे फसल खेत में हो सकता है या घर पे रखे भंडार गृह में, वहां भी लग सकता है। फलों पर पीले गहरे रंग के धब्बे बनते हैं, ये धब्बे फलों को सड़ा देते हैं। जो धब्बे बनते हैं पीले या गीले रंग के, वो फलों को सड़ा देते हैं। ठीक। तथा इन सड़े फलों से बदबू आने लगती है। जब फल सड़ जाते हैं तब बदबू स्मेल आने लगती है। जो फल जमीन से सटे होते हैं वो ज्यादा रोगी होते हैं, जो जमीन की सतह पर पड़ जाते हैं वो ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक। अब इसके कंट्रोल के लिए हमें क्या करना होगा, फलों को जमीन के संपर्क में ना आने दें। भाई जब हमारा यही है ना कि जमीन के संपर्क में आने पर ऐसा ज्यादा हो रहा है, तो हम फल को जमीन में आने ही ना दें। इसके लिए चाहे तो पुआल नीचे बिछा दें। ठीक। या फिर इसका कोई जैसे ऊपर क्या कहते हैं छप्पर टाइप का या पंडाल बनाते हैं। ठीक। जमीन से 1 से 1.5 मीटर ऊंचा जो है कुछ बनाते, इससे जमीन के संपर्क में आए उस पे लताएं चढ़ा दे, फैला दे, जिससे ये रोग जो है नहीं होने पाएगा। अब रासायनिक दवा क्या है, इंडोफिल M45 कितना 2 किलोग्राम, मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर हमें क्या करना है, छिड़काव करना है फसलों पर, जिससे हमें फल सड़न रोग से निजात मिलेगी। ठीक। अब बात करते हैं उपज की, यानी ईल्ड की। तो ईल्ड जो है उन्नत किस्म में जो है नॉर्मली जो है 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है और हाइब्रिड में वही 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। चलिए वीट कंट्रोल से फिर से रिपीट करते हैं। खरपतवार नियंत्रण में बताया कि जो परवल की फसल के साथ जो खरपतवार उगते हैं वो क्या करते हैं, भूमि से नमी और पोषक तत्व अपनी तरफ ज्यादा खींच लेते हैं, जो हमारी मेन फसलों को नहीं मिल पाता है। इसके लिए हमें जो है
क्या करना है, खरपतवार के हटाने के लिए निराई गुड़ाई कर रहे हैं, जिससे खरपतवार गायब हो जाए, खत्म हो जाए, खेत साफ सुथरा हो जाए और हमारी फसल पर अनुकूल प्रभाव हो, अच्छा हो और कोई दिक्कत ना आनी हो और वायु संचार भी निराई गुड़ाई करने से हो जाएगा। अब बात करते हैं कीट नियंत्रण की। हम आपको ललड़ी बताए थे, ये जो होता है पत्तियों को बीच से खा खा के, पत्तियों की जो पत्ती होगी ना उसके बीच में खा खा के पत्ती को छलनी कर देती है। इससे क्या होगा, हमारी पत्तियां पौधे की वृद्धि और विकास में बाधा उत्पन्न होगी। इसका कंट्रोल कैसे करेंगे, सुबह के टाइम जब सूर्य उदय ना हुआ हो तो हम ललड़ी जो ये जो कीट होते हैं ना सुस्त पड़े होते हैं, इनको हाथ से पकड़े और मार दें या खत्म कर दें। ठीक, दूसरा क्या तरीका है, जो दवा है वो थायोडाइन 0.05% का छिड़काव करें या फिर मेलाथियान ले 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें इस कीट से निजात पाने के लिए। ठीक है, अब फ्रूट फ्लाई क्या है, फ्रूट फ्लाई जो है फलों के अंदर प्रवेश कर जाती है और फलों की गुदों को खाती है। ठीक, ये भी बहुत नुकसान, इसके कंट्रोल के लिए मैंने दवा लिखा है, बताया है। अब पाउडरी मिल्ड्यू है, ये क्या करता है, पुरानी पत्तियों पर निचली सतह पर पहले छोटे छोटे सफेद रंग के धब्बे दिखाई देंगे, वही धब्बे बाद में संख्या और आकार में इतनी तेजी से बढ़ेंगे कि पूरी पत्ती ही सफेद हो जाएगी। इसका भी कंट्रोल मैंने लिखा हूं, कैसे क्या करना है। अब बात आती है मोजाइक रोग की। यह वायरस की वजह से होता है और रोगग्रस्त पत्तियां जो होती है झुर्रीदार और छोटी तथा नीचे की तरफ से मुड़ जाती हैं। अब इससे क्या होता है, जो फल होंगे ना सफेद और आकार में छोटे हो जाएंगे। अब कंट्रोल कैसे क्या करना है, दवा लिखा है मैंने, सूत्रकृमि यानी नेमाटोड। इसमें भी इसके प्रकोप से जो होती है, जो जड़ होती है उसकी जड़ों पर छोटे छोटे ग्रंथियां पाई जाती हैं, बन जाती हैं, जिसकी वजह से पत्तियां पीली और छोटी रह जाती हैं। ठीक, और कंट्रोल कैसे करना है या मैं आपको इसमें लिख दिया हूं। फल सड़न रोग है भाई, फल सड़न जो होता है इससे फल सड़ने लगता है और जमीन के संपर्क में फल आता है तभी जाता होता है। इसका कंट्रोल कैसे करेंगे लिखा है मैंने। अब उपज जो है नॉर्मली 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और वहीं अगर हाइब्रिड की बात करें तो 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। अब यहाँ पे हमारा कल्टीवेशन ऑफ पॉइंटेड गार्ड यानी कि परवल की खेती हमारी यहीं तक है, इतनी ही है, समाप्त होती है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे तो बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।